हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू केपी नॉवल वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6, कपड़े धोने का दिन। रविवार सुबह 7 बजे। झांग ये उत्साह के मारे सो नहीं पा रहा था। वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, एक बेहतर भविष्य की कल्पना करता रहा। तभी उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसके किराए के अपार्टमेंट की चाबियां केवल उसके और मकान मालकिन के पास थीं। उसके माता पिता के पास भी नहीं थीं। इसमें कोई शक नहीं कि मकान मालकिन खुद ही अंदर आ गई थी। उस छोटे से कमरे में कोई गलियारा नहीं था। दरवाजा खोलते ही बिस्तर दिखाई देता था। उसने राओ एमिन की परिपक्व आवाज सुनी, बच्चे, क्या तुम सो रहे हो? झांगी ने अपनी नाक को छुआ और करवट बदलते हुए कहा, मैं जाग गया हूँ। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? राओ एमिन बिस्तर के पास बैठी मुस्कुराई। रेडियो स्टेशन में तुम्हारा चयन हो गया है और तुम्हें कल से काम पर आना है। क्या तुम्हें इस बड़ी बहन को अपना बकाया किराया नहीं चुकाना चाहिए? इतना कहते हुए उन्होंने मानो कोई जादू कर दिखाया। उन्होंने कैलकुलेटर निकाला और उस पर कुछ बार थपथपाते हुए कहा, इस महीने का इंटरनेट शुल्क भी बकाया है। इसमें 80 रुपये और जोड़ने होंगे। झांगी ने जम्हाई लेते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? राओ एमिन ने दोहराया, क्या आपको समझ नहीं आया? मैं आपको बता रहा हूं कि आपका किराया अब कुल 2662 रुपये है। झांगी ने पूछा, नहीं, आपने सबसे पहले क्या कहा था? राओ एमिन ने पलकें झपकाई। पहली पंक्ति। बच्ची, क्या तुम सो रही हो? झांगी ने तुरंत अपने सिर को कंबल से ढक लिया और बोला, मैं सो रहा हूँ। हे तू बदमाश! राओ एमिन ने आखिरकार उठकर झांगी की जांघ पर कंबल के आकार के अनुसार थप्पड़ मारा। क्या मार खानी है? उठ, मेरे सामने मरने का नाटक करना बंद कर। जल्दी उठ। अगर किराया नहीं दे सकते तो कुछ घर का काम कर, जैसे कि जगह की सफाई। थोड़ा थोड़ा करके लौटा दे। झांगी ने बेशर्मी से कहा, मैं अभी भी सो रहा हूँ। मैं आपको आधा घंटा दूंगी। मैं 8 बजे घर पर आपका इंतजार करूंगी। राओ एमिन ने गुस्से से लाल चेहरे के साथ कहा। एक ऐसी मकान मालकिन से सामना होने पर, जो पैसे को अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देती थी, झांगी चुपचाप सहता रहा। हालांकि इस महीने उसके पास सच में पैसे नहीं थे। ऐसे में वह बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठकर अपने दांत साफ कर पाया और नहा पाया। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अब गेम रिंग कैसी है। सुपरस्टार बनने की अपनी भावी कोशिश में वह इसी पर सबसे ज्यादा भरोसा कर सकता था। जब उसने ढक्कन खोला तो उसे एहसास हुआ कि उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई है। कल उसने लॉटरी के लिए 100,000 अंक खर्च किए थे, जिससे उसके पास 99,983 प्रतिष्ठा अंक बचे थे। लेकिन अब ये बढ़कर 99,999 हो गए थे। उसे यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि यह उसके साक्षात्कार से संबंधित था। उसका साक्षात्कार इतना शानदार रहा था कि उसने गोकी की सबसे प्रसिद्ध कविता तूफानी पेट्रोल का गीत का भी इस्तेमाल किया था। प्रतिष्ठा अंकों में वृद्धि होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अब उसे ड्रॉ में एक और मौका पाने के लिए केवल एक प्रतिष्ठा अंक की कमी थी। प्रतिष्ठा आमतौर पर एक बहुत ही सामान्य अवधारणा है। खेल के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही स्पष्ट शब्द था। ठीक है, अब जब उसे पता चल गया था कि प्रतिष्ठा अंक कैसे प्राप्त किए जाते हैं, तो उसे मकान मालकिन के लिए कुछ घरेलू काम करने की जरूरत थी। वह देखना चाहता था कि क्या वह ऐसा करके एक प्रतिष्ठा अंक जोड़ सकता है। अचानक गलियारे से एक तेज आवाज आए, लिटिल झांग। झांगी को जब एहसास हुआ कि 8 बज गए हैं, तो उसने जल्दी से अपनी चप्पलें पहनी और मकान मालकिन के घर चला गया। व्यावसायिक और आवासीय अपार्टमेंट भवनों में लंबे गलियारे होते थे। ये गलियारा लगभग पूरी तरह से राओ एमिन की संपत्ति था। बीजिंग में, जहां संपत्ति की कीमतें बेहद अधिक हैं, 20 से अधिक अपार्टमेंट होने का मतलब स्पष्ट था। राओ एमिन को एक धनी महिला माना जा सकता था, लेकिन यह अजीब था कि इतने लंबे समय तक यहाँ रहने के बावजूद अन्य किराएदारों के साथ उन्होंने कभी भी सिस्टर राव के किसी रिश्तेदार या मित्र के बारे में नहीं सुना था। वह अविवाहित थी और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। उन्होंने सिस्टर राव को कभी नौकरी करते हुए भी नहीं देखा था, इसलिए सभी को ये खूबसूरत मकान मालकिन रहस्यमयी लगती थी। कोई नहीं जानता था कि वह इतनी अमीर कैसे थी। राओ एमिन का घर उसी तल पर था। यह उस मंजिल का सबसे बड़ा लॉफ्ट अपार्टमेंट था। यह उस प्रकार का अपार्टमेंट था जिसमें ऊपरी और निचली मंजिलों का कुल क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से अधिक था। दरवाजा खुला और झांग ये सीधे अंदर आ गई। मकान मालकिन, मैं यहाँ हूँ, राओ एमिन ने व्यंग्यपूर्वक कहा। क्या आपके पिछले जन्म में आपकी चीनी राशि सुअर थी? तुम बिस्तर से उठने में इतने धीमे क्यों हो? झांगी ने बताया, मैं कल रात बहुत खुश था और पूरी रात सो नहीं पाया।
मैं अभी भी थका हुआ हूँ। तुम्हें अभी अभी रेडियो होस्ट की नौकरी मिली है, क्या इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत है? राव एमिन ने उसे सीधे उसके दिल पर चोट पहुंचाते हुए कहा, आजकल रेडियो का पेशा वैसा नहीं रहा जैसा 20 साल पहले था। टेलीविजन है और इंटरनेट है। अब कितने लोग रेडियो सुनते हैं? झांग ये भी जानते थे कि रेडियो का पेशा अब बीते दिनों की बात हो गई है। उन्होंने दुख से कहा, काश मेरी माँ ने मुझे 50 साल पहले जन्म दिया होता तो शायद मुझे एक अच्छा मौका मिल जाता। राव एमिन ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम्हारी माँ तो सिर्फ 50 साल की है, वह तुम्हें 50 साल पहले कैसे जन्म दे सकती है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ नागात्मा है? झांग ये देखो उसका मुंह कितना जहरीला है। राव एमिन ने आदेश दिया, बकवास बंद करो और काम पर लग जाओ। झांग ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाते हुए कहा, ठीक है, मुझे बताओ कहाँ सफाई करनी है। आज मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगा। शीशा पोंछ दो, फर्श साफ कर दो, चादरें धो दो और मैं अपने कपड़े तुम्हें दे दूंगी। राव एमिन ने अपने लिए एक कप चाय डाली और सोफे पर आराम से बैठ गईं। उनके पैर क्रॉस किए हुए थे, जिससे वे किसी जमींदार की तरह लग रही थी। उसने एक कमीज और लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी जो उस समय स्टाइलिश नहीं मानी जाती थी। उसके पैरों में काले रंग के फ्लैट जूते थे। हालांकि उसकी पहनावे की समझ पुरानी थी, लेकिन खूबसूरत लोग चाहे कुछ भी पहने, खूबसूरत ही लगते हैं। हाय, अब काम पर लगने का समय हो गया है। झांग ये फर्श को झाड़ू और पोछा लगाने में व्यस्त हो गया। राव एमिन एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी जुबान कभी शांत नहीं होती थी। जब भी उन्हें फुर्सत मिलती, वे झांग को ताने मारती रहती, ये किस तरह से पोंछ रहे हो? मैं तुम्हें कह रही हूं ना कि लापरवाही से मत पोंछो। मैं इसे लापरवाही से नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जाओ कपड़े धो लो। बाथरूम में प्रवेश करते ही झांग ने एक स्टूल पर बैठते हुए आह भरी। उसने धोने लायक सभी कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। हालांकि कुछ कपड़े ऐसे थे जिनका रंग निकल सकता था या जो वॉशिंग मशीन में धोने के लिए उपयुक्त नहीं थे, इसलिए उसे उन्हें भिगोकर और रगड़कर हाथ से धोना पड़ा। झांग ने पूरी सुबह एक एक करके कपड़े धोए और बिल्कुल भी आराम नहीं किया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। कर्ज में डूबे होने के कारण उसने अपने मानवाधिकार खो दिए थे। दोपहर, झांग ने अपना काम खत्म किया क्योंकि उसे अपनी पीठ के निचले हिस्से में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। क्या तुमने कपड़े धो लिए? राव एमिन ने बालकनी में सूखने के लिए लटके कपड़ों पर एक नजर डाली। ये दुर्लभ था कि वह अपनी जहरीली जबान न चलाए और संतुष्टि से बोली, ठीक है, बुरा नहीं है। इतना काफी है, तुम दोपहर के भोजन के लिए रुक सकते हो। प्राचीन पुस्तक पर्वतों और समुद्रों का क्लासिक को नीचे रखकर वह खाना पकाने के लिए रसोई में चली गई। पर्वतों और समुद्रों का क्लासिक का अस्तित्व खेल के कारण बदल गया था। इस दुनिया में कुछ चीजें बदल गईं और कुछ नहीं बदली। झांग को धीरे धीरे ही इन बारीकियों को समझना और उनसे अभ्यस्त होना पड़ा। झांग बहुत खुश था। वह कई दिनों से इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था और अब आखिरकार उसे एक अच्छा गर्म भोजन मिल सका। वह आराम करने के लिए कुर्सी पर बैठ गया। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद उसने गेम रिंग का इंटरफेस खोला। उसने देखा कि उसकी प्रतिष्ठा का स्कोर 1 अंक बढ़ गया था। अब ये 100,000 अंक हो गया था। यह अतिरिक्त अंक उसे मकान मालकिन ने दिया था। लगता है उनकी धारणा सही थी। गेम रिंग द्वारा प्रतिष्ठा की व्याख्या इस प्रकार की गई थी, प्रतिष्ठा में वृद्धि खिलाड़ी की प्रसिद्धि, प्रदर्शन, उपलब्धि, विश्वास, प्रतिष्ठा और अन्य संबंधित कारकों से जुड़ी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति उस पर भरोसा करे, उसकी प्रशंसा करे या उसके कार्यों से सहमत हो, तो उसकी प्रतिष्ठा 1 अंक बढ़ जाएगी। दूसरों से प्राप्त प्रतिष्ठा को बार बार बढ़ाया जा सकता था। उसने ये कैसे पता लगाया? उसने पिछले दिन के साक्षात्कार से यह बात समझ ली। कुल 8 साक्षात्कारकर्ता थे, फिर भी झांग की प्रतिष्ठा 99,983 से बढ़कर 99,999 हो गई थी। उसे 16 प्रतिष्ठा अंक मिले थे। इसका मतलब यह था कि जब झांग ने बिना तैयारी के 1000 शब्द सुनाए, तो 8 साक्षात्कारकर्ताओं ने उसे कुल 8 प्रतिष्ठा अंक दिए थे। बाद में जब झांग ने तूफानी पेट्रेल का गीत सुनाया, तो उन्होंने उसे अतिरिक्त 8 प्रतिष्ठा अंक दिए। संख्याएं बिल्कुल मेल खा रही थीं। प्रतिष्ठा की गणना कैसे की जाती है, ये समझने के बाद अब बस लॉटरी में हिस्सा लेना बाकी था। वह देखना चाहता था कि इस बार उसे क्या मिलता है। झांग को ऐसी वस्तु की सख्त जरूरत थी जिससे वह सुपरमैन बन सके। अगर पूरी दुनिया उसकी पूजा करे तो वह बेहद खुश होगा। हालांकि और गहराई से सोचने पर यह बात अव्यावहारिक लगी। कुछ लोग मकड़ी के काटने से शरीर में इंजेक्ट हुए विषाक्त पदार्थों से स्पाइडरमैन बन जाते थे,
जबकि कुछ अन्य लोग आयरन बनने के लिए अपने शरीर में लोहे के टुकड़े लगवा लेते थे। कुछ लोग चमगादड़ों के साथ कई साल बिताकर बैटमैन बन जाते थे। अगर इसका कोई वैज्ञानिक आधार होता तो झांग ये को लगता कि उसके इंस्टेंट नूडल्स हीरो बनने की संभावना कहीं अधिक होती। उसने लॉटरी निकाली और 100,000 प्रतिष्ठा खर्च कर दी। उसके पास बची हुई कोई राशि नहीं थी। झांग ये ने जानबूझकर अपनी हथेलियों पर फूंक मारी और लॉटरी का इंटरफेस दिखाई दिया। फिर उसने अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए उस बटन को दबाया जिससे पहिया घूमने लगा। ये शुरू हो गया। चरखे पर सुई बहुत तेजी से घूम रही थी। विशेष श्रेणी, मुझे एक विशेष श्रेणी दो, झांग ये ने खुद से बुदबुदाया। हालांकि चरखे की बनावट से एक मूर्ख भी जान जाएगा कि विशेष श्रेणी अत्यंत दुर्लभ थी। हालांकि वह परिचय पाठ एक निश्चित व्यापारी वस्तु खरीदने का क्रय विशेषाधिकार जोड़ता है का अर्थ नहीं जानता था, लेकिन एक दुर्लभ वस्तु की आशा करना निश्चित रूप से गलत नहीं था क्योंकि इससे उसका मूल्य बढ़ जाता था। हालांकि झांग ये को वह 1 से 2% सौभाग्य नहीं मिला। सुई रुक गई और वह अभी भी सबसे बड़ी उपभोग श्रेणी की ओर इशारा कर रही थी। खजाने की पेटी छोटी गिर गई। जैसे ही उसने संदूक खोला, तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर कुछ ऐसा था जो च्यूइंग गम की स्टिक जैसा दिखता था। अशुभ संकेत वाला स्टिकर एक बार चिपकाने के बाद प्रभावी हो जाता है। दुर्भाग्य उस व्यक्ति को घेर लेगा। 5 मिनट तक रहता है। अध्याय 7, काम का पहला दिन। सोमवार। मौसम देवता प्रसन्न नहीं थे, इसलिए कोहरा घना था। ये झांग ये का काम का पहला दिन था। उन्होंने पश्चिमी सूट और टाई पहनी थी। वह एक बार फिर आदरपूर्वक बीजिंग रेडियो स्टेशन आए और ऊपर साहित्य चैनल विभाग को पाया। इस रेडियो स्टेशन का प्रसारण क्षेत्र बीजिंग तियानजिन हेबेई था। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ छोटे शहरों में भी इसका सिग्नल मिलता था। हालांकि इसकी तुलना केंद्रीय रेडियो स्टेशन से नहीं की जा सकती थी, लेकिन इसका प्रसारण क्षेत्र और श्रोताओं की संख्या अन्य समान श्रेणी के स्थानीय रेडियो स्टेशनों की तुलना में कहीं अधिक थी। नेता का कार्यालय। झांग ये ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। कमरे के अंदर से "अंदर आओ" की आवाज सुनकर उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। कार्यालय की मेज के पीछे एक व्यक्ति बैठा था जिससे झांग ये साक्षात्कार के दौरान मिला था। वह झाओ गोझो था, जिसकी उम्र 40 के दशक में थी। वह साहित्य चैनल का प्रभारी था। चाहे रेडियो स्टेशन हो या टेलीविजन स्टेशन, बीजिंग और कई क्षेत्रों में इस पद को निदेशक कहा जाता था। बेशक अपवाद भी थे। उदाहरण के लिए दक्षिणी और उत्तरी हुनान में इस पद को मास्टर कहा जाता था। नेता। नमस्ते छोटे झांग, बैठ जाओ। क्या तुम सारे दस्तावेज ले आए हो? मैं सारे ले आया हूँ। बहुत बढ़िया। मानव संसाधन विभाग से कोई आपके लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देगा, लेकिन इसमें कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा पानी पी लीजिए और उसके बाद मैं आपको सबसे पहले कार्यालय ले जाऊंगा ताकि सभी से आपका परिचय करा सकूं। ठीक है, असुविधा के लिए धन्यवाद। इस साधारण सी बातचीत के दौरान भी झांग ये अपनी वाणी के प्रति बहुत सचेत थे। कुछ देर बाद झाओ गोझो मुस्कुराते हुए झांग ये को उसी मंजिल पर स्थित साहित्य चैनल विभाग के कार्यालय में ले गई। ये एक बड़ा कमरा था और इसमें लगभग 30 to 40 डेस्क थे। चूंकि आज के कार्यक्रम पहले से ही रिकॉर्ड किए जा चुके थे, इसलिए सभी लोग ज्यादा व्यस्त नहीं दिख रहे थे। कुछ लोग गेम खेल रहे थे, जबकि अन्य बातचीत कर रहे थे। जब उन्होंने अपने नेता को आते देखा तभी उन्होंने खेलना और बातें करना बंद किया। नेता। सुप्रभात नेताजी, सभी ने अभिवादन किया। झाओ गोझो ने सिर हिलाया और झांग ये के कंधे पर थपथपाया। सब लोग, जो भी कर रहे हो, रोक दो। मैं एक नए साथी का परिचय करा रहा हूँ। झांग ये ब्रॉडकास्टिंग कॉलेज से ब्रॉडकास्टिंग में स्नातक है। आज से वे हमारे साथ होंगे। कृपया उनका स्वागत करें। हालांकि इसका वर्तमान नाम मीडिया कॉलेज है, लेकिन पहले इसे बीजिंग ब्रॉडकास्टिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था। इसका नाम पिछले कुछ वर्षों में ही बदला गया है, इसलिए कई लोग आदत के कारण इसे अभी भी इसके पुराने नाम से ही पुकारते हैं। यहाँ छोटे झांग के कुछ सहपाठी हो सकते हैं। आप उनके बड़े भाई और बड़ी बहनें हैं। कृपया सभी लोग इस नए साथी का ध्यान रखें। स्वागत में तालियां बहुत कम बजीं। कुछ लोगों ने स्पष्ट रूप से प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। झांग ये ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए नमस्कार किया और अपना संक्षिप्त परिचय दिया। इसके बाद झाओ गोझो ने एक युवक को बुलाया। वह झांग ये के लगभग बराबर उम्र का लग रहा था और उससे बड़ा भी ज्यादा नहीं हो सकता था। हालांकि उनकी शक्ल सूरत की तुलना करने की कोई जरूरत नहीं थी।
वह उससे कहीं ज्यादा आकर्षक था। तियान बिन, आह, आप रेडियो होस्ट हैं। छोटे झांग को इन दिनों यहाँ लाते रहिए ताकि वह काम से परिचित हो जाए। तियान बिन ने झांग ये से हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा, नमस्ते छोटे झांग। अगर आपको कोई शंका हो तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। झांग ये ने तुरंत दोनों हाथों से हाथ मिलाते हुए कहा, भाई तियान, मैं भविष्य में आपको परेशान करूंगा। झाओ गोझो ने झांग ये से कहा, लिटिल तियान हमारे चैनल के लेट नाइट घोस्ट स्टोरीज कार्यक्रम के रेडियो होस्ट हैं। उनसे सीखना आपके लिए फायदेमंद होगा। पहले लिटरेचर चैनल पर लेट नाइट चैनल पर भूत प्रेत की कहानियां प्रसारित होती थी, लेकिन कार्यक्रम का नाम अलग था। शायद गेम रिंग के चलते इसे बदल दिया गया था। सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद झांग ये अपनी नियुक्ति के लिए कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने चले गए। जब ये सब पूरा हुआ तब तक सुबह के 10:30 बज चुके थे। तभी वे कोने में स्थित अपने कार्यालय की मेज पर लौटे। कोने वाली डेस्क आमतौर पर लोगों के बीच लोकप्रिय होती है क्योंकि लीडर उसे देख नहीं पाता, जिससे काम से जी चुराना आसान हो जाता है। हालांकि यह कोना अलग था। पहली बात तो ये कि यह प्रवेश द्वार से ज्यादा दूर नहीं था और दूसरी बात, यहाँ एक पानी का फव्वारा था। लोग लगातार आते जाते रहते थे, जिससे ये जगह हमेशा चहल पहल वाली रहती थी। एक नवोदित होने के नाते झांग ये कुछ भी नहीं कर सकता था। हालांकि रेडियो होस्ट के रूप में उसकी तनख्वाह कार्यालय सचिव या संपादकों से अधिक थी, फिर भी वह अंततः एक नवोदित ही था। उसके लिए कोई विशेष पद नहीं बचा था जिसे वह चुन सके। तियान बिन उसके सामने बैठा था और उनके बीच एक तख्ता रखा हुआ था। झांग ये ने इधर उधर देखा, क्योंकि उसके पास करने को कुछ नहीं था। किसी ने उसे कोई काम नहीं दिया था, इसलिए वह खड़ा हो गया और पूछा, भाई तियान, आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए या क्या सीखना चाहिए? तियान बिन ने उसकी ओर एक नजर डाली, लेकिन उसके चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से नेता के सामने वाले भाव से बिल्कुल अलग थे। उसने उसकी परवाह न करते हुए कहा, पहले खुद को इससे परिचित कर लो। ठीक है। झांग ये इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सका। दोपहर के समय स्टेशन के कैफेटेरिया में झांग ये ने अपने ही कार्यालय में काम करने वाले सहकर्मियों का अभिवादन करने का अवसर लेते हुए कहा, नमस्ते वांग बहन। मैं नया हूँ, इसलिए कृपया मेरा ध्यान रखें। वांग शियाओमेई की निगाहें उसके चेहरे पर घूमी और उसने भावहीनता से ओह कहा, फिर मुंह फेर लिया। झांग ये उससे हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन अब वो खुद एक अजीब स्थिति में फंस गया था। पहले उसने सबकी बातचीत से यह जाना था कि लगभग 30 साल की वांग शियाओमेई दफ्तर की उभरती हुई अभिनेत्रियों में से एक थी। वह लिटरेचर चैनल की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री थी। उसका होस्ट किया जाने वाला कार्यक्रम टॉक अबाउट द वर्ल्ड उनके चैनल का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सेलिब्रिटी कार्यक्रम था। यह मानविकी और इतिहास पर आधारित कार्यक्रम था, जिसमें अतीत और वर्तमान पर चर्चा होती थी। वांग शियाओमेई होस्टिंग में माहिर थी और दिखने में भी आकर्षक थी। हालांकि वह राओ एमिन जितनी बेहद खूबसूरत नहीं थी, फिर भी उसे देखने वाला हर कोई उसे खूबसूरत ही मानता था। केवल झांग ये ही उससे मोहित नहीं हुआ, क्योंकि वांग शियाओमेई दिखने में सुंदर तो थी, लेकिन उसमें सुंदरता के अनुरूप कोई गुण नहीं थे। उसमें स्वभाव की कमी थी, जिसके कारण वह उसकी मकान मालकिन के मुकाबले फीकी पड़ गई। पूरे दिन झांग ये ने लोगों से व्यक्तिगत संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो कोई भी उससे दोस्ताना व्यवहार नहीं करता हो, मानो वह किसी काम का नहीं था। तियान बिन ऐसा ही था, वांग शियाओमेई भी वैसी ही थी। जब काम खत्म करने का समय हुआ, तब झांग ये को इसका एहसास हुआ, जब संयोगवश उसकी नज़र लिटरेचर चैनल के फोन एडिटर तियान बिन और एक अन्य खूबसूरत महिला के बीच चल रही बातचीत पर पड़ी। वह खूबसूरत महिला संभवतः तियान बिन की पत्नी थी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। शायद वह काम खत्म होने के बाद अपने पति से मिलने आई थी। भाई तियान, झांग ये को नौकरी कैसे मिली? फोन पर संपादक ने पूछा। तियान बिन ने मुंह टेढ़ा किया और सिर हिलाते हुए कहा, कौन जानता है, शायद उसकी शक्ल ही उसे नाकाम कर दे। फोन एडिटर ने आह भरते हुए कहा, बिल्कुल सही। इतने अच्छे दिखने वाला व्यक्ति रेडियो होस्ट कैसे बन सकता है? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि चैनल क्या सोच रहा था। मुझे लगता है कि मैं उससे बेहतर काम कर सकता हूँ। तियान बिन ने जोर देकर कहा, झांग ये निश्चित रूप से प्रसिद्ध नहीं होगा। फोन एडिटर ने भी यही बात दोहराई, मशहूर होने की बात तो छोड़ ही दीजिए। हो सकता है उसे कोई प्रोग्राम ही न मिले। लिटरेचर चैनल के सभी प्रोग्रामों में स्थायी होस्ट होते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो किसी बीमार होस्ट की जगह पर रिप्लेसमेंट होस्ट या गेस्ट होस्ट बन सकता है। क्या आपको लगता है कि उसका अपना प्रोग्राम हो सकता है?
मुझे तो अगले साल भी नहीं लगता, उसे झेलने दीजिए। अगर पिछले रिप्लेसमेंट होस्ट का ट्रांसफर न्यूज चैनल में न हुआ होता तो क्या उसे उसकी लुक्स की वजह से नौकरी मिल जाती? लिटरेचर चैनल में होस्ट के तौर पर आने की उसकी बारी ही नहीं आती। तियानबेन की पत्नी हंसते हुए बोली, ऐसे व्यक्ति को भी नौकरी पर रख लिया गया। ये तो मजाक है। तियानबेन ने कहा, नेता ने तो मुझे अपने साथ घुमाने के लिए भी कहा। मेरे पास उतना समय नहीं है। उनकी पत्नी ने कहा, तो फिर उसे नजरअंदाज कर दो। अगर उसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है तो चैनल शायद उसे किसी दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर देगा। वे तीनों बातें करते हुए चल रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कंपनी के प्रवेश द्वार पर खड़े झांग ये ने उनकी बातें सुन ली थीं। क्या तुम मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हो? क्या अब भी आप मुझे कहीं और स्थानांतरित करना चाहते हैं? ये लोग किस तरह के हैं? स्पष्टतः संपादक झांग ये की किस्मत से ईर्ष्या करता था। अन्य रेडियो होस्ट भी नहीं मानते थे कि झांग ये कुछ खास कर पाएगा। उनके लिए झांग ये एक साधारण होस्ट था, किसी आम लेख से कम नहीं। परिणाम स्वरूप ये दृश्य सामने आया। लिटरेचर चैनल में कोई भी उसे महत्व नहीं देता था। आपको किसने कहा कि मैं मशहूर नहीं होऊंगा? आपको किसने बताया कि मैं कार्यक्रमों में नहीं जा सकता? इंतजार करो और देखो, मैं तुम्हें अपनी आंखें खोलने दूंगा। लोग अपने जीवन में नाम और दौलत के पीछे भागते हैं। झांग ये लालची नहीं था, क्योंकि उसे सिर्फ नाम चाहिए था, पैसा नहीं। वह नाम कमाने के लिए अपनी पूरी मेहनत और ऊर्जा लगा देगा और खेल के मैदान के नियमों द्वारा निर्धारित अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, जो था दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनना। मेहनत का फल हमेशा मिलता है। तमाम इच्छाओं को त्याग कर और केवल प्रसिद्धि पाने की चाहत रखकर उन्हें विश्वास था कि वे बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। अन्य चीजों के बारे में क्या, जैसे कि पैसा? तो पैसा क्या है? प्रसिद्धि की तुलना इससे कैसे की जा सकती है? वह हमेशा इसे तुच्छ समझता था। उसे पैसे जैसी सांसारिक चीजों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसे सचमुच कोई परवाह नहीं थी। अरे रुको! झांग ये अचानक स्टेशन के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर रुक गया। उसका पैर किसी चीज पर पड़ा था। ये देखकर कि कोई उसे नहीं देख रहा है, वह नीचे झुका और एक सिक्का उठाया जो किसी ने जमीन पर गिरा दिया था। उसने चुपके से उसे अपनी जेब में रख लिया और फिर आगे चलने लगा। अच्छा, मैं कहाँ था? ओह ठीक है, आपको किसने बताया कि मैं कार्यक्रमों में नहीं जा सकता? आपको किसने बताया? अध्याय 8, बदकिस्मती स्टिकर आजमाना। एक हफ्ता बीत गया। उस दोपहर झांग ये अपने कार्यालय में अकेले बैठकर खाना खा रहे थे। उसके दोपहर के भोजन में एक बन और एक बन था। 3 बन खाने से ही उसका पेट भर गया। कुछ दिनों के अनुभव के बाद वह अपने काम, उपकरणों और विभाग में आपसी संबंधों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। झांग ये ने काफी कुछ सीखा, लेकिन जाहिर है ये सब उसने खुद ही सीखा था। लीडर द्वारा उसे काम सिखाने के लिए नियुक्त तियानबेन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। कार्यक्षेत्र से परिचित होने के बाद झांग ये ने अपने हाथ में जो भी काम था उसे पूरा किया और अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। पिछले 1 हफ्ते में उसने एक भी कार्यक्रम नहीं किया था। अगर उसे किसी के लिए कामचलाऊ होस्ट बनने का मौका मिल जाता तो भी अच्छा होता, लेकिन 8 रेडियो होस्ट पहले से ज्यादा स्वस्थ थे। किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था और न ही किसी पर बिजली गिरी थी। छोटे झांग, उसके बगल में खड़े एक व्यक्ति ने पुकारा। झांग ये ने एक नजर डाली और बेरुखी से कहा, क्या बात है? उसे अभी भी वो एहसास याद था जब उसने इस व्यक्ति को पहली बार देखा था। उसे गहरा सदमा लगा था। एक पल के लिए झांग ये के मन में अचानक एक वाक्य कौंधा, आखिरकार एलियंस ने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया है। ठीक है, अब आप सोचिए कि वह कैसा दिखता होगा। इस व्यक्ति का नाम ली सी था। यह एक बहुत ही स्थानीय नाम था। झांग सान और शियाओमिंग के साथ ये देश के 3 सबसे प्रचलित नामों में शुमार था। झांग ये ने उसके साथ ऐसा बर्ताव इसलिए किया क्योंकि तियानबेन दंपत्ति से उसकी पीठ पीछे बातें करने वाला यही फोन एडिटर था। उसने झांग ये के बदसूरत दिखने का भी मजाक उड़ाया था। ये सोचकर ही झांग ये को हंसी आ गई। क्या तुम्हें पहले खुद को आईने में नहीं देखना चाहिए? मैं चाहे जैसा भी दिखूं, ज्यादा से ज्यादा औसत ही हूं। तुम्हारा क्या, चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा वर्णन तो कविता में ही किया जा सकता है। तुम आकाश में बादलों के समान हो, तुम घने कोहरे की तरह हो, तुम चमकीले चांद की तरह हो, तुम हवा में उड़ने वाली धूल के समान हो। खैर, तुम तो इंसान जैसे हो ही नहीं। लीसी ने A4 साइज के कागजों का एक बंडल नीचे रख दिया। भाई तियान आज रात के कार्यक्रम में एक नया उपन्यास शुरू करेंगे। पिछला उपन्यास 0 बिंदु पर भूत कल रिकॉर्ड और प्रसारित हो चुका है।
आज हम आत्माओं का स्मरण से शुरुआत करेंगे और हमें कहानी का कॉपीराइट पिछले सप्ताह मिल गया है। योजना 50 एपिसोड तैयार करने की है। ये पहले 2 एपिसोड की स्क्रिप्ट है। फोन एडिटर का काम आमतौर पर लाइव प्रसारण के दौरान कॉल करने वाले श्रोताओं की जांच करना होता था। हालांकि आजकल क्योंकि ज्यादातर प्रसारण पहले से रिकॉर्ड किए जाते थे, फोन एडिटर का काम कुछ कार्यक्रमों के लिए टेक्स्ट एडिटिंग करना था। तियान बिन के देर रात भूत कहानियां कार्यक्रम को हमेशा लीसी द्वारा ही व्यवस्थित, टिप्पणीयुक्त और ऑडिट किया जाता था। झांग ये ने कहा, तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? लीसी ने उसकी ओर देखकर कहा, भाई तियान की कुछ पैराग्राफ संपादित करने में मदद करो। ये पैराग्राफ थोड़े राजनीतिक हैं और प्रसारण और प्रकाशन के मानक अलग अलग होते हैं, इसलिए हमें इन्हें संपादित करना होगा। ओह, मुझे अभी कुछ शब्दों पर निशान लगाना है और कुछ अन्य काम भी करने हैं। आज रात का कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा, इसलिए समय कम है। नेता द्वारा झांग ये को तियान बिन के नेतृत्व में काम सौंपा गया था। चूंकि वह इस कार्य को मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इसे स्वीकार कर लिया और इसमें संपादन कार्य किया। दोपहर में काम से छुट्टी होने से ठीक पहले झांग ये ने संपादन पूरा कर लिया था और उपन्यास के कुछ शुरुआती अध्याय भी पढ़ लिए थे। उन्हें ये औसत दर्जे का और घिसा पिटा लगा। उनकी समझ के अनुसार आत्माओं को याद करना इन दिनों एक बहुत लोकप्रिय अलौकिक उपन्यास था। इसका सरलीकृत चीनी संस्करण खूब बिक रहा था, लेकिन जब झांग ये ने इसकी तुलना अपने मन में रचे अलौकिक उपन्यास कब्र लुटेरे से की, तो अंतर स्पष्ट था। इस दुनिया के अलौकिक उपन्यास कब्र लुटेरे उपन्यास की तुलना में मनोरंजन और निरंतर रोमांच के मामले में कमजोर थे। जब झांग ये ने इंटरनेट पर खोजबीन की, तो उन्हें पता चला कि इस दुनिया में कब्र लुटेरे जैसा कुछ भी नहीं है। किसी ने भी ऐसा उपन्यास नहीं लिखा है और उपन्यास उद्योग अभी शुरुआती दौर में है और उसमें विविधता की कमी है। अचानक तियान बिन काम पर आ गई। रात के कार्यक्रमों में काम करने वालों के लिए यह आम बात थी। आमतौर पर लाइव प्रसारण देखने वाले होस्ट दोपहर या रात में ही काम पर आते थे। झांग ये ने उसे तैयार स्क्रिप्ट सौंपते हुए कहा, इसमें संपादन हो चुका है। उसने अब उसे भाई तियान कहकर नहीं पुकारा, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत ही प्रतिशुद्धि था। लीसी ने यह काम तुम्हें सौंपा था। तियान बिन ने इसे एक बार पढ़ा और कहा, ओह ठीक है, ये बदलाव काफी हैं। उसने कोई औपचारिकता नहीं बरती। इसी समय लीसी वहां पहुंची और तियान बिन के साथ पटकथा पर चर्चा की। जैसे ही झांग ये काम खत्म करके उठने के लिए खड़ा हुआ, ठीक उसी समय वह काम उसके सामने आ गया जिसका वह 1 सप्ताह से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। संपादक दल का एक सहायक झांग ये को ढूंढते हुए आया। उसे देखते ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे तुरंत रोक दिया और पूछा, छोटे झांग, क्या तुम काम से छुट्टी ले रहे हो? झांग ये ने जवाब दिया, हाँ। डिप्टी ने कहा, थोड़ी देर रुकिए, मेरे पास कुछ है। कोई बात नहीं, मुझे बताओ कि तुम्हें मेरी जरूरत कहाँ है। एक नौसिखिया होने के नाते उसे और अधिक मेहनती होना था। झांग ये यह बात अच्छी तरह जानता था। सहायक ने अपने हाथ में मौजूद दस्तावेजों को देखते हुए कहा, रात में लेट नाइट घोस्ट स्टोरीज के पहले एपिसोड के प्रसारण के अलावा एक और प्रसारण होगा। ये गोल्डन टाइम पीरियड का इंटरव्यू प्रोग्राम है। हमने एक अतिथि को आमंत्रित किया है, इसलिए माहौल को सहज बनाने के लिए एक अतिरिक्त होस्ट की आवश्यकता है। लिटरेचर चैनल पर आप ही एकमात्र स्टैंड इन होस्ट हैं। ओह, मुझे यकीन नहीं है कि आप ये काम संभाल पाएंगे। आखिर आपको यहाँ आए हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ है और शायद आपके पास अनुभव की कमी हो। अगर यह पहले से रिकॉर्ड किया हुआ प्रोग्राम होता, जिसे हम दोबारा रिकॉर्ड करके और सामग्री को संपादित करके ठीक कर सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन लाइव प्रसारण के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई समस्या होती है, तो यह ऑन एयर दुर्घटना होगी, इसलिए मुझे सुनिश्चित करना होगा। झांग ये ने तुरंत आश्वासन दिया, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मैं अपने काम से पूरी तरह वाकिफ हूँ। आप निश्चिंत रह सकते हैं। वह इसी का इंतजार कर रहा था। संपादन टीम के सहायक ने धीमी सी ओह की आवाज निकाली और अपने बगल में बैठे तियान बिन से पूछा, शिक्षक तियान, छोटे झांग का नेतृत्व आप कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वह ये काम कर पाएगा? अगर आपको नहीं लगता कि कोई समस्या होगी, तो मैं उसे मौका देता हूँ। कार्यक्रम के लोग मुझ पर दबाव डाल रहे हैं और प्रसारण जल्द ही होने वाला है, इसलिए हम तैयारी में बहुत जल्दी में हैं। झांग ये ने तियान बिन की ओर देखा। झांग ये को ब्रॉडकास्ट होस्ट के तौर पर नियुक्त किया गया था, इसलिए उन्हें एक दिन शो में जाना ही था। अब उन्हें मौका मिला था और आमतौर पर लोग उनके भविष्य की संभावनाओं में बाधा नहीं डालते और कुछ अच्छी बातें कह देते। हालांकि
तियानबिन की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित थी। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, वह अभी अभी आया है और उसे काम की जानकारी नहीं है। छोड़ो इसे, भूल जाओ। संपादन टीम का सहायक स्तब्ध रह गया और उसने संक्षेप में इसकी पुष्टि की। जब झांगिए ने ये सुना तो वह चिढ़ गया और बोला, मैं प्रसारण का छात्र हूँ और मैंने व्यावहारिक प्रशिक्षण भी लिया है, इसलिए मैं पहले से ही बहुत परिचित हूँ। मुझे सभी उपकरणों का उपयोग करना भी आता है। तियानबिन ने बड़े ही सजग अंदाज में बीच में दखल देते हुए कहा, छोटे झांग, मुझे पता है कि तुम एक विशेष विषय से पढ़े हो और तुम्हारी बुनियाद अच्छी है, लेकिन लाइव प्रसारण अलग होता है। इसमें सहजता की परीक्षा होती है। तुम अभी उससे बहुत दूर हो और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा जिम्मेदार हूँ। तुम्हें पहले धीरे धीरे प्रसारण का अनुभव हासिल करना चाहिए। एक साधारण से वाक्य से ही उन्होंने झांगिए के कार्यक्रम में जाने का मौका छीन लिया। कारण ये था कि तियानबिन ने साफ तौर पर देखा था कि झांगिए का उनके प्रति रवैया बदल गया था। वो उन्हें भाई तियान तक नहीं बुलाता था। तियानबिन मन ही मन चिढ़ गए और स्वाभाविक रूप से इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें चुप करा दिया। संपादन टीम के सहायक के पास कार्यक्रम के लेआउट को बनाए रखने और यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ठीक है, तो हमारे चैनल के शिक्षक चेन का आज कोई कार्यक्रम नहीं है ना? मैं शिक्षक चेन को कार्यक्रम में आने के लिए मना लूंगा। मौका हाथ से निकल जाने पर झांगिए तुरंत गुस्से में आ गया। टीचर तियान, मैंने आपको नाराज तो नहीं किया है ना? आपने मुझे काम में अनुभव दिलाने के लिए कोई मदद नहीं की। आपने मेरे सवालों का कभी जवाब नहीं दिया। अब आपको मेरी काबिलियत का पता भी नहीं है और आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपने तो मुझे आखिरी समय में असिस्टेंट होस्ट बनने का मौका भी छीन लिया और मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ साजिश रची। क्या मैंने तुम्हारे पिता या माता को मार डाला? क्या इतना निर्दयी होना जरूरी है? तियानबिन को उम्मीद नहीं थी कि झांगिए उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा और उसने गुस्से से कहा, तुम इसे फिर से दोहराओ। लीसी भी आगे बढ़कर बोली, एक नौसिखिए के तौर पर तुम भाई तियान से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? क्या तुम बगावत कर रहे हो? दफ्तर में मौजूद सभी लोग हंगामा देखने के लिए उनकी ओर देखने लगे। सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई थीं और कोई भी उन्हें रोकने के लिए आगे नहीं आया। तियानबिन ने झांगिए की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़का मेरी दयालुता की कदर तक नहीं कर सकता। मैं तुम्हें टीवी पर आने से रोककर तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ ताकि तुम अनुभव हासिल कर सको, और तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो और फिर भी कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ साजिश रची। क्या तुम मुझे बदनाम कर रहे हो? झांगिए ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें याद है तुमने उस समय लीसी से क्या कहा था? दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और कोई भी हारना नहीं चाहता था। आखिरकार दफ्तर के कुछ सहकर्मी उन्हें रोकने के लिए आगे आए। दरअसल सभी जानते थे कि तियानबिन को पीठ पीछे बुराई करने की बुरी आदत थी, इसलिए उन्हें पता था कि झांगिए ने बिना वजह ऐसा नहीं कहा होगा। इसके अलावा झांगिए को वैकल्पिक होस्ट बनने के लिए कहा गया था। तियानबिन ने न केवल नए होस्ट को साथ रखने की परवाह नहीं की, बल्कि उससे अपने सारे गंदे काम भी करवाए। और जब नए होस्ट ने सारे गंदे काम खत्म कर लिए, तब भी उसे कार्यक्रम में जाने नहीं दिया। ये वाकई बहुत अनुचित था। कोई भी हो, उसे इस बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी। तियानबिन और लीसी गुस्से में बाहर चले गए। झांगिए ने उनकी पीठ की ओर देखते हुए उपहास किया। वह जानता था कि कभी कभी दुम दबाकर तमीज से पेश आना पड़ता है, लेकिन जब लोग उसे तंग करते तो वह उनके साथ नरमी से पेश नहीं आता। तियानबिन ने हद ही पार कर दी थी। उसे पीटना, फिर नौकरी से निकाले जाने का इंतजार करना, उसे डांटना, शायद दोनों का नतीजा एक ही होता। ये नौकरी झांगिए के लिए बड़ी मुश्किल से मिली थी। वह इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उसे मशहूर होने के लिए रेडियो स्टेशन को पहले कदम के तौर पर इस्तेमाल करना ही था। रुको, वह मनहूस स्टिकर। झांगिए को अचानक पिछले हफ्ते लॉटरी में जीती हुई नई चीज याद आ गई। उसे नहीं पता था कि वह चीज कितनी असरदार है और उसने कभी उसका इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई थी। चलो, जब हम इस हालत में हैं, तो चलो इसे तुम पर आजमाते हैं। खेल की अंगूठी ही वह चीज थी जिस पर वह भविष्य में भरोसा करेगा। उसे समझना था कि उसके अंदर की चीजों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और वे कितनी असरदार हैं। जब उसकी रोजी रोटी दांव पर लगी हो, तो वह प्रयोग कैसे नहीं कर सकता। उसे सच में नहीं पता था कि बदकिस्मती कितनी बुरी होगी। अध्याय 9, बेहद बदकिस्मत तियानबिन। काम के बाद। अरे, क्या तुमने इसके बारे में सुना? मैं अभी डिनर करके आया हूँ। क्या हुआ? नौसिखिए ने लगभग तियानबिन से लड़ाई कर ली थी। अरे,
सच में क्या हुआ? दफ्तर में कई लोग दबी आवाज में बात करने लगे। सबको शोरगुल पसंद था। झांग ये भी घर नहीं गया। उसने गेम रिंग को रगड़कर अपना सामान खोला और खजाने की पेटी से निकाली हुई च्युइंग गम जैसी चीज निकाली। उसने पैकेट खोला और ठीक उसी समय तियान बिन बाहर से वापस आ गया। दोनों आमने सामने बैठे थे। उनकी सीटें एक दूसरे के बहुत करीब थीं। अगर तियान बिन को अपनी सीट तक जाना था तो उसे झांग ये के पास से होकर गुजरना पड़ता था। झांग ये ने चुपके से उंगली से उस अशुभ स्टिकर को तियान बिन की पतलून पर चिपका दिया। झांग ये के अलावा किसी और को ये दिखाई नहीं दिया। तियान बिन को लगा कि जब झांग ये उसके पास से गुजरा तो उसने उसे छू लिया था। हालांकि जब उसने नीचे देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए उसने ठंडेपन से झांग ये की ओर देखा। खेल के मैदान ने घोषणा की, अशुभ स्टिकर का इस्तेमाल हो चुका है। 5 मिनट के लिए प्रभावी। उल्टी गिनती शुरू। 4:59, 4:58। झांग ये की हरकतों से तियान बिन भले ही चिढ़ गया था, लेकिन आज उसका मूड कुल मिलाकर अच्छा था। रिकॉलिंग स्पिरिट्स इस समय सबसे ज्यादा चर्चित भूतिया कहानी थी और उसने इसके ऑडियो और प्रसारण अधिकार हासिल करने के लिए काफी मेहनत की थी। कुछ अन्य प्रांतों के रेडियो स्टेशनों ने भी अधिकारों के लिए होड़ लगाई थी, लेकिन अंत में तियान बिन को ही अधिकार मिले। उसने दरअसल गुपचुप तरीके अपनाए थे और लेखक, जो कि नया लेखक था, के बजाय सीधे प्रकाशक से संपर्क किया था। उसने प्रकाशक के प्रबंधन से बातचीत की और अधिकारों के लिए ज्यादा कीमत देने का वादा किया। प्रकाशक लेखक से भुगतान के बारे में कैसे बातचीत करेगा, ये तियान बिन का काम नहीं था। उसने प्रकाशक को सिर्फ इतना आश्वासन दिया था कि बोली की कीमत लेखक को नहीं बताई जाएगी और इस सौदे से सिर्फ स्टेशन और प्रकाशक को ही फायदा होगा। तियान बिन ने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि वह इस उपन्यास का उपयोग अपने लेट नाइट घोस्ट स्टोरीज सेगमेंट के श्रोताओं की संख्या बढ़ाने, अधिक प्रायोजन आकर्षित करने और अपना नाम कमाने के लिए करना चाहता था। बीप बीप, एक और छोटा संदेश आया। तियान बिन ने अपना मोबाइल फोन देखा। ये प्रकाशक के उपाध्यक्ष का संदेश था, जिसमें तियान बिन के रेडियो सेगमेंट की सफलता की कामना की गई थी, साथ ही उपन्यास के ऑडियो और प्रसारण अधिकारों के लिए तय की गई फीस का खुलासा न करने की याद दिलाई गई थी। तियान बिन मुस्कुराया और चलते चलते जवाब देते समय उसके बाईं ओर स्थित ऑफिस डेस्क पर कुछ हुआ। एक महिला सहकर्मी अपना लंच बॉक्स लेकर काम से छुट्टी लेने की सोच रही थी, लेकिन जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो उसका ध्यान कहीं और था, जिसके कारण लंच बॉक्स का ढक्कन डिंग डैंग की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। तियान बिन का पैर गलती से उस पर पड़ गया और वह फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। धड़ाम से वह जमीन पर जा गिरा। आह, शिक्षक तियान, आप क्या कर रहे हैं? माफ कीजिए, क्या आप ठीक हैं? तियान बिन दर्द में था, लेकिन जैसे ही वह उठा, उसने हाथ हिलाते हुए कहा, भूल जाओ। उसने फोन उठाया और देखा कि मैसेजिंग इंटरफेस गायब हो गया है, इसलिए उसने एक नया मैसेज बनाया और लिखा, राष्ट्रपति ली, कृपया निश्चिंत रहे कि हम आपसे लेखक के साथ मुनाफे के बंटवारे के बारे में नहीं पूछेंगे। हम ली जेन के साथ अपने समझौते के बारे में भी कुछ नहीं बताएंगे। ये हमारा साथ में काम करने का पहला अनुभव नहीं है, इसलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ये लिखने के बाद तियान बिन ने संदेश भेजने के लिए राष्ट्रपति ली के कॉन्टैक्ट्स में स्क्रॉल किया, लेकिन उसी समय सामने बैठी सहकर्मी काम खत्म करने की तैयारी कर रही थी। तियान बिन के पास से गुजरते समय वह गलती से उससे टकरा गई। उसके हाथ में पकड़ा रेशमी पंखा गिर गया और जमीन पर फैल गया। तियान बिन का संतुलन बिगड़ गया। उसी समय उसका पैर पंखे पर पड़ गया और वह एक बार फिर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। भाई तियान, मुझे बहुत अफसोस है। अयो, मेरी पीठ। क्या हो रहा है? इस बार ऑफिस में लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया। कुछ ही सेकंडों के अंतराल में 2 बार गिरना। दुर्भाग्य से इससे बुरा और क्या हो सकता है? तियान बिन गुस्से से लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसका मन कर रहा था कि किसी को खूब डांट दे। उसने अपना फोन देखा और पाया कि गिरते समय उसने गलती से गलत कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर दिया था, जो संयोगवश लेखक ली जनरल का ही था। राष्ट्रपति ली और तियान बिन दोनों का सरनेम ली था, इसलिए उनके कॉन्टैक्ट एक दूसरे के बगल में ही थे। तियान बिन को बहुत गुस्सा आया और उसने दोबारा सही संपर्क चुनने की योजना बनाई, लेकिन अचानक ही ली पीछे से तेजी से चलकर आया और बोला, भाई तियान। तियान बिन ने अपना सिर घुमाते हुए कहा, पेंग। उसके सिर के ऊपर लगी फ्लोरोसेंट लाइट बिना किसी चेतावनी के फट गई। बिजली की नली के टुकड़े उनकी ओर गिरने लगे और ली को चौंका दिया। उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसका हाथ तियान बिन की ठोड़ी पर लग गया। तियान बिन चिल्लाया, पुतुंग।
जैसे ही वह पीछे की ओर जमीन पर गिरा, उसकी मुट्ठियां कस गईं और उसी समय संदेश भेज दिया गया। ली सी ने दौड़कर उसे उठाया और कहा, भाई तियान, क्षमा करें। यह तियान बिन लगभग रोने ही वाली थी। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं? ली सी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, माफ कीजिए भाई तियान, मुझे पता नहीं था। किसने सोचा होगा कि रोशनी फट जाएगी। लेकिन जब उसने स्क्रीन देखने के लिए फोन उठाया तो तियान बिन का चेहरा बदल गया। धिक्कार है, ये कैसे भेजा गया? वह स्थिति को संभालना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये दृश्य झांग यी के सामने घटित हुआ। उसने अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देखा कि तियान बिन कैसे गिरा और उसे धक्का लगा। उनके सहकर्मी हंस रहे थे और सोच रहे थे, आज तियान बिन की कितनी बुरी किस्मत है। 3 बार, वह 3 बार गिर चुका था। घर से निकलने से पहले क्या आपने पंचांग नहीं देखा था? लेकिन यह अंत नहीं था। जैसे ही अनलकी स्टिकर का असर खत्म होने लगा, लिटरेचर चैनल का प्रभारी व्यक्ति अंदर आ गया। तियान बिन, झाओ गुओझोउ ने जोर से पुकारा। तियान बिन ने ये जानते हुए कि कुछ गड़बड़ है, स्वीकार किया, नेता। सबने उधर देखा, किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ था। झाओ गुओझोउ चिल्लाया, तुम ये सब क्या कर रहे हो? रिकॉलिंग स्पिरिट्स के लेखक ली जे ने अभी फोन किया और मांग की कि अनुबंध रद्द कर दिया जाए और हम उनके उपन्यास का प्रसारण बंद कर दें। और अगर हमने उनके कॉपीराइट का उल्लंघन किया तो वे हमें अपने वकील का पत्र भेज देंगे। क्या इस मामले को आपको ही संभालना नहीं था? अब यह मेरी समस्या क्यों बन गई है? तियान बिन ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की और बस नीचे देखता रहा। उपन्यास रिकॉलिंग स्पिरिट्स के सभी अधिकार लेखक के पास थे और ऑडियो अधिकार भी उन्हीं के पास थे। लेखक ने प्रकाशक को अपने बदले बातचीत करने की अनुमति भरोसे के कारण ही दी थी। इसलिए सख्ती से कहें तो लेखक की लिखित अनुमति के बिना कोई भी समझौता कानूनी नहीं था। रिकॉलिंग स्पिरिट्स के मामले में भी यही स्थिति थी और तियान बिन ने केवल प्रकाशक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। यदि लेखक को भुगतान मिल जाता तो अनुबंध प्रभावी हो जाता, लेकिन फिर भी यदि लेखक चाहे तो अनुबंध को रद्द करवा सकते हैं। झाओ गुओझोउ ने पूरे 10 मिनट तक उसे फटकारा। आखिरकार लिटरेचर चैनल के कई मैनेजर आ गए और सब मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करने लगे। तभी झांग ये और बाकी लोगों को समझ आया कि क्या हुआ था। अब पता चला कि तियान बिन ने उपन्यास रिकॉलिंग स्पिरिट्स के प्रकाशकों के साथ इसके ऑडियो राइट्स के लिए समझौता किया था। उसने तय कीमत लेखक से गुप्त रखी थी और प्रकाशक को मुनाफे का एक हिस्सा दे दिया था। दरअसल यह इंडस्ट्री में बहुत आम बात थी। अगर तियान बिन ने जानबूझकर जानकारी नहीं भी छिपाई होती तो भी जब तक प्रकाशक ने इसका जिक्र नहीं किया होता, लेखक को पता नहीं चलता। लेकिन किसी तरह सौदे की सारी जानकारी वाला तियान बिन का संदेश गलती से लेखक तक पहुंच गया। क्या ये ताबूत में आखिरी कील नहीं है? क्या ये घृणित नहीं है? अधिकारों को रद्द करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर कोई और लेखक वह संदेश देखता तो परिणाम कहीं ज्यादा बुरा होता। तियान बिन ने समझाया, लीडर, इस बार गलती मेरी थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम प्रसारण जारी रख सकते हैं। दरअसल प्रकाशक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। वांग शियाओमेई, जिसने अभी तक काम खत्म नहीं किया था, ने नाराजगी से जवाब दिया, क्या आप अदालत में मुकदमा लड़ने जा रहे हैं? संपादकीय टीम के प्रमुख ने भी अपनी राय देते हुए कहा, इसे बिल्कुल भी प्रसारित नहीं किया जा सकता। समस्याएं उत्पन्न होने पर कौन जिम्मेदार होगा? वे एक सार्वजनिक संस्था थे और मुनाफा मुख्य समस्या नहीं थी, मुख्य समस्या जिम्मेदारी थी। सभी आपस में बहस कर रहे थे, लेकिन अंत में झाओ गुओझोउ ने बोर्ड पर हाथ पटकते हुए कहा, उपन्यास बदल दो। जिन विभागों के पास भूत प्रेत की कहानियों से संबंधित उपयुक्त संसाधन हैं, वे सब मदद करें। आज का प्रसारण रद्द नहीं किया जा सकता। कम से कम समय में नए उपन्यास के कॉपीराइट का निपटारा करो। झाओ गुओझोउ ने तियान बिन की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, अब सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। इसके विपरीत तियान बिन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके पिता की अभी मृत्यु हुई हो। झांग यी का गुस्सा उबल रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि बदकिस्मती का स्टिकर सिर्फ 5 मिनट के लिए ही असरदार रहा था। सिर्फ 5 मिनट बीते और तियान बिन की किस्मत ऐसे बदल गई। ये तो वाकई चमत्कारिक है। लगता है भविष्य में झांग जिनकोंग के अलावा एक और नाम की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, मशहूर जासूस कोगोरो मोरी कैसा रहेगा? अध्याय 10 भूख बत्ती बुझा देता है का जन्म हुआ। कार्यालय के बाहर का आसमान पूरी तरह से अंधेरा था। रात के 11 बज चुके थे।
और आधी रात को होने वाले लाइव प्रसारण में बस 30 मिनट से भी कम समय बचा था। क्या ये काम नहीं हुआ है? नेता, मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा। आपको एक ढूंढना ही होगा, भले ही आप ना ढूंढ पाएं। देखो कितना समय हो गया है। हाँ, तो फिर मैं दोबारा कोशिश करूंगा। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। दफ्तर में कई लोगों ने ओवरटाइम किया। 10 से ज्यादा लोग स्थिति को संभालने की कोशिश में इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। अगर इस स्थिति को किसी मुहावरे से बयान किया जाए तो वो होगा, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। नेता, तियानबेन ने सावधानीपूर्वक पूछा। झाओ गोझो ने हाथ हिलाते हुए कहा, पहले ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो जाओ और वहीं इंतजार करो। लीसी दौड़कर दफ्तर के अंदर गई और बोली, अभी भी कोई रास्ता नहीं है। मैंने 10 से ज्यादा अलौकिक उपन्यासों के बारे में पूछताछ की है। उनके ऑडियो अधिकार दूसरी वेबसाइटों या रेडियो स्टेशनों को बेच दिए गए हैं। मैंने बेहे प्रांत के रेडियो स्टेशन से भी उनके कुछ उपन्यासों के बारे में संपर्क किया ताकि सहयोग से उनका प्रसारण हो सके, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके अलावा कुछ सामान्य हॉरर उपन्यास भी हैं, लेकिन समय की कमी के कारण उनसे संपर्क करना संभव नहीं है। कुछ लेखकों से तो संपर्क करने का कोई जरिया ही नहीं है। झाओ गोझो ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, यहाँ एक भी किताब नहीं है। लीसी ने कड़वाहट से कहा, अलौकिक उपन्यासों की अब कमी हो गई है। बाजार अभी शुरुआती दौर में है और परिपक्व रचनाओं के रूप में केवल 10 से कुछ अधिक पुस्तकें ही उपलब्ध हैं। हर जगह के रेडियो स्टेशन भी उन्हें तुरंत खरीद रहे हैं। एक संपादक ने कहा, सबसे बुरी स्थिति यह होगी कि हमें 1 या 2 एपिसोड में देरी करनी पड़े। इन 2 दिनों में हम उनके कॉपीराइट खरीद सकते हैं। इसके बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने पर हम प्रसारण फिर से शुरू कर सकते हैं। झाओ गोझो ने गुस्से से कहा, ये कार्यक्रम 5 साल से बिना रुके चल रहा है। अगर यह बंद हो गया तो जिम्मेदारी कौन संभालेगा? इसके अलावा हमने पिछले कुछ दिनों से कार्यक्रम का प्रचार किया है। हमारे 3 चैनल आज के लेट नाइट घोस्ट स्टोरीज के लिए नए उपन्यास का लगातार प्रचार कर रहे हैं। कौन नहीं जानता कि किसी उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण दिन उसका पहला दिन होता है। भले ही लोगों को ये पता न हो कि कौन सी किताब प्रसारित होने वाली है, लेकिन इतने व्यापक प्रचार के साथ आज प्रसारण देखने वालों की संख्या सामान्य से कम 4 से 5 गुना अधिक होगी। प्रसारण रोकना, क्या आप ऐसा कहेंगे? आज का कार्यक्रम हर हाल में प्रसारित होना है। जल्दी से संपर्क करने की कोशिश करें। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम एक भी अलौकिक उपन्यास के लिए अनुबंध नहीं कर पाएंगे। चूंकि रिकॉलिंग स्पिरिट्स उस दौर की सबसे चर्चित अलौकिक कहानी थी, इसलिए स्टेशन ने इसका प्रचार करके मौके का भरपूर फायदा उठाया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह व्यापक प्रचार अभियान उन्हीं के लिए मुसीबत का फंदा बन जाएगा। तियानबेन ने धीमी आवाज में कहा, अगर हम वाकई समय पर नहीं पहुंच पाए तो? झाओ गोझो चिल्लाया, अगर तुम समय पर नहीं पहुंच पाए तो भी तुम्हें पहुंचना ही होगा। क्योंकि यह सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से हुई है, तो अब खुद ही इसका हल निकालो। तियानबेन का माथा पसीने से तरबतर था और वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। वह घुटन महसूस कर रहा था, पर अपना गुस्सा नहीं निकाल पा रहा था। भला किसे पता था कि ऐसे संयोग हो जाएंगे। अगर लंच बॉक्स के ढक्कन की वजह से उसका पैर न फिसला होता तो वह प्रेसिडेंट ही के साथ मैसेज विंडो बंद न करता और गलत व्यक्ति को मैसेज न भेजता। अगर उसके पास से गुजर रहे एक सहकर्मी की वजह से वह न गिरा होता तो उसने गलत नाम न चुना होता। अगर फ्लोरोसेंट लाइट न फटती और लीसी उसे न मारती तो उसने गलती से सेंड बटन न दबाया होता। तियानबेन ने अपने पूरे जीवन में कभी इतनी बड़ी गलती नहीं की थी। हालांकि ये सारे संयोग एक साथ होने पर तियानबेन को बहुत अजीब लग रहा था। अब जब कार्यक्रम एक बड़ी घटना के कगार पर है तो तियानबेन को अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। उसे नहीं पता था कि उसने भगवान को कैसे नाराज कर दिया था। उसके साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा था? तियानबेन ने झांग ये को ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। जब से झांग ये के साथ उसकी बहस हुई थी तब से उसका भाग्य खराब चल रहा था। आधी रात 5वां लाइव प्रसारण स्टूडियो। ये लिटरेचर चैनल का समर्पित प्रसारण स्टूडियो था जो बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित था। झांग ये और एक अन्य कर्मचारी उपकरणों की जांच करने के लिए अंदर आए। कर्मचारी ने हेडसेट की जांच की जबकि झांग ये ने माइक्रोफोन की जांच की। लाइव प्रसारण शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी थे। उपन्यास के कॉपीराइट के बिना लाइव प्रसारण करना संभव नहीं था। कहने को क्या था, यह कोई टॉक शो नहीं था जहां कोई भी कुछ भी बोल सकता था। यह एक भूतिया कहानी का कार्यक्रम था। लोग इसे सुनने के लिए देर रात तक रेडियो चालू करते थे।
बिना किसी सामग्री के इसे आगे बढ़ाना नामुमकिन था। स्टूडियो के सामने एक पारदर्शी कांच था, जिसकी दूसरी तरफ ध्वनिरोधक कमरा था। आमतौर पर फोन एडिटर वहीं बैठता था। अपना काम खत्म करने के बाद झांग ये उधर गया। झाओ गोझो, तियानबिन और उनके साथी एक एक करके अंदर आने लगे। एक महिला सहायक ने उन्हें आगाह किया, अभी भी 3 मिनट बाकी हैं। झाओ गोझो ने तियानबिन से कहा, ऊपर जाओ। तियानबिन का पेट हरा पड़ गया था। नेता, मैं कैसे आगे बढ़ूं? बिना कहानी सुनाए मैं कुछ कह ही नहीं सकता। झाओ गोझो, जो इस समय अत्यधिक दबाव में थे, चिल्लाते हुए बोले, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम बिना कहानी के कुछ नहीं कह सकते? लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अरे तुम बताओ, मैं क्या करूं? स्टूडियो की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, जल्दी अंदर जाओ। कार्यक्रम 1 घंटे का होगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम इसे कैसे टालोगे, बस करो। 1 घंटे तक धोखा देना नामुमकिन है। तियानबिन ने ऊपर जाने से इनकार कर दिया। उनके अन्य सहकर्मियों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब तक तो कोई हल ही नहीं निकला था। महिला सहायक ने समय देखा और बोली, अभी 1 मिनट और बाकी है। 59 सेकंड, 58 सेकंड। वांग शियाओमी, जो लिटरेचर चैनल की शीर्ष स्टार और चैनल की प्रमुख हस्तियों में से एक थी, वहीं रुकी रही। तियानबिन को अपनी सीट से हिलते हुए न देखकर उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, जल्दी करो। अगर तुम अपने कार्यक्रम के लिए ऑन एयर भी नहीं गए तो प्रसारण में गड़बड़ी हो जाएगी। सोच समझकर चलो। लिटरेचर चैनल के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने भी कहा, कुछ भी कहने से पहले खुद ऊपर जाकर देखो। तियानबिन अभी भी स्थिर खड़ा था। उसका चेहरा बेहद दुखी था। महिला सहायक ने तुरंत समय बताया, अभी भी 10 सेकंड बाकी हैं। 9 सेकंड। इस क्षण झांग ये ने अचानक दांत भींचे और एक फैसला किया। क्या तुम नहीं कर सकते? तुम शायद न कर पाओ, लेकिन मैं कर सकता हूँ। क्या वह अभी भी कार्यक्रम न बना पाने के कारण उदास नहीं था? क्या यह उसके लिए एक अवसर नहीं था? किसी उपन्यास का कॉपीराइट उन्हें नहीं दिया गया था। झांगी को अभी भी अपनी दुनिया की कुछ कब्र लूटने की कहानियां याद थीं। हालांकि उसे नहीं पता था कि उस दुनिया के उपन्यास इस दुनिया में चलेंगे या नहीं, लेकिन उसे कम से कम कोशिश तो करनी ही थी। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए उसने अपने चेहरे के भावों को तैयार किया। उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। जैसे ही महिला सहायक समय गिन रही थी, झांगिए ने पहले 3 कदम और फिर 2 कदम स्टूडियो में बढ़ाए। सीट पर बैठते ही उसने हेडसेट पहने हुए ऑडियो वॉल्यूम नियंत्रित करने वाला बटन दबा दिया। सभी लोग अचंभित रह गए, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। छोटे झांग, तुम क्या कर रहे हो? तुम ऊपर क्यों गए? झांग ये क्या कर रहा था, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। उपन्यास की स्क्रिप्ट का एक भी शब्द लिखे बिना वह कार्यक्रम कैसे कर सकता था? क्या तुम ऐसे ही लाइव प्रसारण करने जा रहे हो? क्या तुम कुछ भी मनगढ़ंत करने की कोशिश कर रहे हो? केवल तियानबिन ने राहत की सांस ली और खुद को भाग्यशाली महसूस किया। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। लाइव प्रसारण शुरू। जब ये सब हो गया तो झांगी को कोई नहीं बचा सका। झाओ गोझो और कई अन्य लोगों के दिल की धड़कनें थम सी गईं। झांगिए, जो कुछ ही दिन पहले काम पर आया एक नौसिखिया था, इस भयानक गड़बड़ी को कैसे संभालेगा? कौन जाने, कहीं यह और भी बदतर न हो जाए। भाग्य के भरोसे छोड़ते हुए झाओ गोझो और उनकी टीम ने हार मान ली। दूसरी ओर झांगिए शांत और वास्तव में थोड़े उत्साहित लग रहे थे। उन्होंने शांत भाव से कहा, हेलो दोस्तों, ये है लेट नाइट घोस्ट स्टोरीज कार्यक्रम। आज मैं झांगिए आपका डीजे हूँ। बेहद सराहे गए पिछले उपन्यास के समापन के साथ आज हम एक नए उपन्यास घोस्ट ब्लोज आउट द लाइट का स्वागत करेंगे। क्या भूत ने बत्ती बुझा दी? यह क्या था? झाओ गोझो और उनके साथी दंग रह गए। झांगिए ने अपनी आवाज को संयमित करते हुए धीमी गहरी स्वर में कहा, परिचय कब्र खोदना, भ्रमण करने, कविता लिखने या कला का सृजन करने जैसा नहीं है। हम इतने सलीकेदार, आरामदेह, श्रद्धापूर्ण या सम्मानजनक नहीं हो सकते। कब्र खोदना एक तकनीकी कौशल है, तोड़ने का कौशल है। झांगिए ने न तो जल्दी में न ही धीरे में कहते हुए वर्णन किया। इन सभी कहानियों की शुरुआत मेरे पिता द्वारा छोड़ी गई एक अधूरी किताब से हुई। वह किताब फेंग शुई, यिन और यांग का 16 अक्षरों में रहस्यमय रहस्य है। हालांकि किताब के अंतिम भाग का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, केवल पहला भाग ही बचा है। किताब में मुख्य रूप से भूत ज्योतिष पढ़ने और कब्रों की संरचना के रहस्यों के बारे में बताया गया है। उनके शब्द और स्वर अत्यंत स्थिर थे। झांगिए ने इस किताब को इसलिए चुना था क्योंकि भूत प्रकाश बुझाता है जैसी कोई किताब इस दुनिया में मौजूद नहीं थी।
दूसरा कारण ये था कि यह किताब बेहद लोकप्रिय थी। चाहे इसकी बिक्री हो या इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया, प्रकाशन के समय झांग यी की दुनिया में यह नंबर 1 पर थी। अन्य अलौकिक उपन्यासों से तुलना न करें तो उस समय के सबसे लोकप्रिय प्रेम उपन्यासों से भी यह कहीं आगे थी। तीसरा कारण यह था कि जब वह बिना स्क्रिप्ट के पाठ पढ़ने का अभ्यास कर रहे थे, तब उन्होंने इस किताब का इस्तेमाल किया था। इसलिए वह उपन्यास की शुरुआत की सामग्री को अब भी हूबहू सुना सकते थे। अगर उनकी याददाश्त में कोई गलती या चूक भी होती, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका कथानक पर कोई असर नहीं पड़ता था। धन्यवाद दोस्तों मेरी स्टोरी सुनाने के लिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी बेहतरीन स्टोरीज आपके लिए लेकर आऊं। बाय बाय, शुक्रिया।